चलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में है और ओ लेवल्स की ये बायोलॉजी का चैप्टर है। सबसे पहले हमने देखना है कि प्लांट्स जो है वो फूड अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फूड नहीं बनाते तो वो क्यों नहीं बनाते। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और जिस प्रोसेस में अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि सिंपल मटेरियल्स को गैदर करके उससे अपनी खुराक को तैयार कराना। दुनिया में कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ईट अप करते हैं, क्योंकि ये ऐसी सॉइल्स में ग्रो करते हैं, ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रेट्स की कमी होती है। इसीलिए जब ये नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे तो ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन्स नहीं बना सकेंगे। जैसे हमें भी ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की जरूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो है और फैट्स वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को अपने अंदर बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में जो चीज़ ये बनाते हैं सबसे पहले ये ग्लूकोज होती है। अब ये सॉइल से अपनी रूट के थ्रू जो है वो रॉ मटेरियल को अब्जॉर्ब करते हैं, और रॉ मटेरियल जिसको ये अब्जॉर्ब करते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो वाटर होता है। वाटर को, मिनरल्स को, आइंस को ये अब्जॉर्ब करते हैं। अब मिनरल्स में ये क्या चीज़ जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, एक तो होती है नाइट्रेट्स और कुछ होती हैं सल्फेट्स। तो ये इनको अब्जॉर्ब करके मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स जो है वो फिर इन फ्यूचर बना लेते हैं। तो नाइट्रेट्स को, सल्फेट्स को, कुछ और मिनरल्स और आइंस को, जैसे कि जो हमारी बॉडी में भी ज़रूरी होते हैं, उनको रूट के थ्रू एक प्लांट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद प्लांट जो है वो अपने लीव्स के थ्रू, लीव्स में जो मौजूद एयर स्पेसेस होती हैं, लीव्स में मौजूद जो स्टोमेटा होते हैं, आपको मालूम है कि दो गार्ड सेल जो है वो दरमियान में उनके छोटी सी ओपनिंग बनती है जिसको कहते हैं स्टोमा, क्योंकि बहुत सारे जो है ये पोर्स होते हैं, तो इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमा अगर हम एक की बात करेंगे और स्टोमेटा अगर हम काफी सारे पोर्स की बात करेंगे। इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। अब इसको प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपने लीव्स की मदद से सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। सनलाइट अब्जॉर्ब करने की वजह क्या होती है, जो पानी ये अब्जॉर्ब करता है मट्टी से, सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में एक खास किस्म का केमिकल कंपाउंड होता है जो पौधे के सेल के अंदर पाया जाता है। आपने ये देखा ही है कि सारे जो पौधे हैं अमूमन वो ग्रीन कलर के हैं। तो ग्रीन कलर के क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, छोटा सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक खास किस्म का केमिकल मौजूद होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट का रंग भी ग्रीन है, और क्योंकि ये हर सेल में बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं तो पौधों का कलर भी ग्रीन होता है, खासकर पत्तों का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल का ये काम होता है कि ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद पानी के मॉलिक्यूल को जिसे रूट से अब्जॉर्ब किया है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजों में ब्रेक डाउन कर देता है। अब हम अगर एक इस रिएक्शन को अगर हम एक इक्वेशन की शक्ल में समझने की कोशिश करें तो हम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधा अब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा से, एयर स्पेसेस से, हवा में से, पानी इसको मट्टी में से अब्जॉर्ब करता है रूट्स की मदद से, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, सनलाइट सूरज की रोशनी से अब्जॉर्ब की जाती है, और अल्टीमेटली इससे बनती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमने लिखा है, और ग्लूकोज। अगर हम इसमें केमिकल फार्मूलास डाल दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह, यानी जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, 6 मॉलिक्यूल पानी के इस्तेमाल होते हैं। एक रिएक्शन में अगर हम बात करें क्लोरोफिल और सनलाइट होता है तो इसके नतीजे में 6 मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बनते हैं, और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल पानी के इस्तेमाल होते हैं, और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। ये जो ऑक्सीजन बनती है ये रिलीज हो जाती है हवा में, और पौधा फिर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, और हम भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन आ गई। अगर आपको पेपर में आ जाए कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपने इस प्रोसेस को इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब करना है। जो ग्लूकोज इस प्रोसेस के अंदर बनती है, ग्लूकोज क्योंकि पानी के अंदर हल हो जाती है और पौधे की बॉडी के अंदर हर वक्त जो है वो पानी मौजूद होता है, इसलिए पौधा क्या करता है वो इसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है ताकि इसको ट्रांसपोर्ट कर सके। ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत इसलिए है कि स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। जहां क्लोरोप्लास्ट होंगे वहां ही हो पाती है। अमूमन स्टेम जो होते हैं पौधे के वो बहुत वुडी होते हैं या सख्त होते हैं। रूट्स अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं तो ये सनलाइट को तो अब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो लीव्स वो पार्ट होते हैं जहां पर जो पौधा है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है।
इसीलिए लीव्स के अंदर बनने वाली जो ग्लूकोज होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना है स्टेम की तरफ, उसको भेजना है रूट्स की तरफ। तो इसलिए ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट करती है इसको सुक्रोज में, ताकि इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इसे उन हिस्सों में भेजा जा सके पौधे के अंदर जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब थोड़ी सी जो ग्लूकोज बच जाएगी उसको पौधे ने अपने लिए रिजर्व फूड मटेरियल बना के भी रखना है, रिजर्व फूड मटेरियल की जिसे जरूरत पड़ने के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। जो बच जाती है ग्लूकोज वो सुक्रोज में कन्वर्ट होती है और सुक्रोज से स्टार्च में कन्वर्ट होती है। स्टार्च का फायदा ये होता है कि ये पानी में अब्सॉर्ब नहीं होती। अगर कभी आपने आलू को हाथ से काटा हो तो आपको उसके कटिंग करने के बाद व्हाइट व्हाइट कलर का मटेरियल सा जो है वो हाथों में फील होता है, वो एक्चुअली उसके अंदर स्टार्च होता है। तो जो पौधा है वो अपने किसी ना किसी ऑर्गन के अंदर स्टार्च को जो है वो एज रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो सेव करके रखता है। मिसाल के तौर पर पोटैटो के जो पौधे हैं, वो पोटैटो जिसे हम चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसका अंडरग्राउंड पार्ट है जिसे ट्यूबर कहा जाता है, और इस ट्यूबर के अंदर स्टार्च जो है वो वफर मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेप्स हैं, जैसे कि और पौधे हैं जिनके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत टेस्टी हैं, वो चखने में बहुत मीठे हैं, तो वो मीठे जो है वो सुक्रोज की फॉर्मेशन की वजह से होता है, क्योंकि सुक्रोज जो है वो अल्टीमेटली स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ सुक्रोज जो है वो फलों में मौजूद होती है, जिसकी वजह से फल का जायका जो होता है वो मीठा होता है। अब हम यहाँ बात कर सकते हैं कि यहाँ आपने देखा कि किस तरह से क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये ऑक्सीजन जो है ये हवा में शामिल हो जाती है, उसके बाद ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप करती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब पौधा भी सांस लेता है। तो जब पौधा भी जो है ये इस तरह से सांस नहीं लेता जैसे हम इंसान या जानवर लेते हैं, ये अपने जिस्म में मौजूद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करता है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है और फिर उसके बाद एनर्जी बनाता है, जिसकी वजह से सेल्स काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिपेंडेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा अब्जॉर्ब करता रहे हवा से, पानी को अब्जॉर्ब करता रहे मट्टी में से रूट्स के थ्रू, सनलाइट अवेलेबल हो, कुछ जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का उसके लिए सनलाइट मस्ट हो है, और बाकी का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई होती है तो उसके बाद हो जाता है। और क्लोरोफिल लाजमी है, जरूरी है, जिस पौधे में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा वो प्रोड्यूसर्स नहीं उस तरह से कहला सकता, क्योंकि वो अपने क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को अब्जॉर्ब करके तो ये रिएक्शन जो है वो कॉज करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो ग्लूकोज को पैदा करता है। और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट का वो स्टार्च होता है, जो कि पौधे को फायदा देता है। इसके अलावा पौधा सुक्रोज बनाता है, सुक्रोज भी मीठी है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है जो पौधे के अंदर बनती है, और उसके बाद जब सुक्रोज और स्टार्च बन जाती है तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनके नतीजे में प्रोटीन्स बनती हैं, जिनके नतीजे में फैट बनती है, जैसे आपने पौधे में भी देखा होगा कि उनमें प्रोटीन कंटेंट वाफिर मिकदार में होता है, और उनके अगर बहुत सारे पौधों के बीजों को अगर हम प्रेस करें तो उसमें से ऑयल निकलता है, तो वो फैट्स और प्रोटीन्स पौधा अपनी ज़रूरत के लिए बनाता है, और प्रोटीन्स उसको भी उसी तरह चाहिए होती हैं जैसे हमें चाहिए होती हैं। अब अगर हम एक बात और इम्पोर्टेंट देखें तो आपको ये मालूम है कि प्लांट का जो सेल है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। इस प्रोटेक्टिव वॉल को कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल को अगर हम केमिकली चेक करेंगे किस चीज से मिलकर बनी है तो ये सेलुलोज नाम के एक कंपाउंड से मिलकर बनी है। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। अब इसको बनाने के लिए जो बच जाती है ग्लूकोज जो पौधे ने इस्तेमाल कर ली अपने फूड को बनाने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है वो लॉन्ग चेन्स में एक दूसरे के साथ अटैच होती है। लॉन्ग चेन्स का मतलब है कि सीक्वेंस में बॉन्ड बना के जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है और सेलुलोज को बनाती है। जब सेलुलोज बन जाती है तो वो इसकी वॉल को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल का फायदा ये है कि जिस भी मटेरियल ने सेल के अंदर आना होता है वो फ्रीली आ सकता है, यानी ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल का मतलब है कि ये एक ऐसी वॉल है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती है। तो पानी हो या कोई भी मटेरियल हो, सेल वॉल की मदद से सेल के अंदर इसका आना आसान है। इसके कंपैरिजन में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंशियली परमिएबल में है, या कह लीजिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो कुछ मटेरियल्स को अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, कुछ मटेरियल्स को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगी। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो फुली परमिएबल होती है और ये सेल के अंदर तमाम मटेरियल्स को अंदर आने के लिए अलाउ करती है। तो ये फायदा होता है सेलुलोज का। ये सेल वॉल की सख्ती भी फराहम करती है जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है
और सेल जो है उसमें शेप का चेंज नहीं होता, और एक मखसूस शेप मेंटेन रखने के बाद जब पानी भी सेल्स अब्जॉर्ब करते हैं तो सेल के अंदर की जो स्टेट है जो कि एक्सपेंडेड होती है वो अपनी जगह बरकरार रखती है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। बस को भी दिखा देना, आप को भी दिखा दें। और ये मैंने YouTube